राजकीय महाविद्यालय आबू रोड के हिंदी साहित्य विषय के समस्त नियमित विद्यार्थियों का नववर्ष में हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा में हम रामदरश मिश्र के सुप्रसिद्ध उपन्यास आकाश की छत पर चर्चा करेंगे। आकाश की छत पर चर्चा करने से पहले हम यह जानेंगे कि रामदरश मिश्र ने अन्य उपन्यासों में क्या विषय वस्तु की सराहना की है। रामदरश मिश्र जी ने अपने दो बृहद उपन्यासों पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ के सृजन के बाद एक रचनाशीलता को नवीन आयाम देते हुए एक निर्णायक मोड़ अपने उपन्यासों में लिया है। लघु उपन्यास के लेखन की ओर प्रवृत्त होना उपन्यास के आंचलिक रूप को छोड़कर या उसके साथ ही एक नए शिल्प का संधान उनकी रचनाशीलता के इस मोड़ का ही परिचायक है। यूं मिश्र जी अनुभव की जिस जमीन पर खड़े होकर अपने उपन्यासों की रचना कर रहे थे उसके लिए आंचलिक शिल्प का चुनाव एक सही और जरूरी निर्णय था। अंचल के जीवन पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं, सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं के निर्माण में अंचल के परिवेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहाँ के जीवन की अधिकांश विशिष्टताएं और कमजोरियाँ आंचलिक जीवन परिवेश के साथ संबंधित होती हैं। इसलिए जीवन और परिवेश के संघर्ष और संधान को उभारना आंचलिक उपन्यास की एक रचनात्मक शर्त होती है। लेकिन इस शिल्प विधान की जो निश्चित ही एक विशिष्ट जीवन बोध को रूपायित करने के लिए आविष्कृत किया गया था, अपनी कुछ मर्यादाएं भी हैं। इसमें कभी कभी परिवेश की भौगोलिक विशिष्टताओं और सांस्कृतिक बोध की चर्चा इतना विस्तार ग्रहण कर लेती है कि उपन्यास में कार्य रुक जाता है। जीवन के आंतरिक उद्वेलन के मार्मिक प्रसंग तो विपुल मात्रा में आ जाते हैं, लेकिन वैसी वैचारिक प्रखरता नहीं आ पाती। संस्कृति के नाम पर बहुत कुछ कृत्रिम और औपचारिक भी जीवित बना रहता है। आंचलिक उपन्यासों में संस्कृति के प्रति गहरा आकर्षण परिवेश के साथ किसी न किसी प्रकार चिपके रहने की प्रेरणा बन जाता है। यह बात नहीं है कि रामदरश मिश्र जी ने अपने आंचलिक उपन्यासों में इन मर्यादाओं का रचनात्मक स्तर पर अतिक्रमण न किया हो, लेकिन प्रत्येक रचना की अपनी कुछ ऐसी रूपगत शर्तें होती हैं जिनका निर्वाह करना जरूरी होता है। ऐसे में काव्य रूप की मर्यादाएं लेखक के भावबोध की मर्यादाएं बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के साथ गहरी रचनात्मक संपृक्ति वाले कथाकार के लिए नए रूप विधान का आविष्कार करना जरूरी हो जाता है। उसके लिए यह जरूरी है कि वह स्वयं अपने द्वारा निर्मित काव्य रूप की कमजोरियों को समझे और नए भावबोध के अनुरूप अपने काव्य रूप में संशोधन और परिष्कार करता रहे। ये एक विरोधाभास ही कहा जाएगा कि ऊपरी तौर पर उपन्यास के शिल्प के प्रति उदासीन दिखाई देने वाले रामदरश मिश्र में वस्तुतः शिल्प के प्रति एक अतिरिक्त सावधानी, एक विशिष्ट कला चेतना के दर्शन किए जा सकते हैं। पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ के बाद बीच का समय मिश्र जी के भावबोध और रचना रूप के नए बदलाव का
संकेत देता है। ये बदलाव उनकी कला और जीवन चेतना की कोई नई उपलब्धि है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि आंचलिक बोध की मर्यादाओं के अतिक्रमण की इसमें एक ईमानदार कोशिश अवश्य की गई है। बीच का समय में गांव आता है, लेकिन स्मृतियों के रूप में। हालांकि यहाँ गांव का होना न होना उतना निर्णायक नहीं है जितना निर्णायक है गांव का जीवन और उसकी विडंबनापूर्ण स्थितियों को प्रस्तुत करने का नया और गैर आंचलिक तरीका। सूखता हुआ तालाब के कथानक का संबंध सीधे सीधे गांव के जीवन से है, लेकिन उसका भी रचना विधान मिश्र जी के उक्त दोनों बृहद उपन्यासों से अलग प्रकार का है। बीच का समय में भावना का रंग कुछ अधिक गाढ़ा है। लगता है जैसे प्रेम की संवेदना में घुल मिलकर आने वाले जीवन यथार्थ की रेखाएं अधिक स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ वस्तु संयोजन में एक नए किस्म का रचाव कसाव है। कथानक एक निश्चित लय गति से विकसित होता है। वस्तु संकलन की यह चुस्ती दुरुस्ती सूखता हुआ तालाब की भी अपनी निजी विशेषताएं हैं। घटनाएं जैसे संवेदना के प्रवाह में तिरोहित हो गई हैं। ये दोनों उपन्यास दो अलग अलग जीवन स्तरों को प्रकट करते हैं। इन दोनों स्तरों को आकाश की छत में बड़े युक्तिपूर्ण ढंग से संयोजित कर दिया गया है। इसमें बीच के समय की भावात्मक ऊष्मा और आदिम लय के साथ सूखता हुआ तालाब की मानवीय प्रतिबद्धता और यथार्थ की रचनात्मक पहचान मौजूद है। आकाश की छत उपन्यास की कथा संरचना कुछ भिन्न प्रकार की है। इसका प्रारंभ एक संकट के बिंदु से होता है। कथानायक यश आधी रात को अपने आप को बाढ़ के पानी में गिरा पाता है। उसके पास बाढ़ से बचने का एक ही उपाय है, वह किसी प्रकार अपने मकान की छत पर पहुंच जाए। जल्दी में आत्मरक्षा के लिए एक दो जरूरी चीज़ों को लेकर यश छत पर तो पहुंच जाता है, लेकिन इससे स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वस्तुतः संकट की अनुभूति उत्तरोत्तर अधिक गहरी और अधिक तीव्र बनती जाती है, क्योंकि उसकी छत अन्य लोगों के मकानों से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए उसे कहीं से कोई सहायता नहीं मिल सकती। जिस चीज़ की उसे तत्काल ज़रूरत है और जिसके बिना अपना अस्तित्व टिकाए रखना उसके लिए असंभव है, वह है पानी। चारों ओर पानी से घिरे हुए यश की जीवन लीला जैसे पानी के अभाव में ही समाप्त हो जाएगी। यश का संकट बोध और अस्तित्ववादियों के संकट बोध से भिन्न किस्म का है, क्योंकि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले यश के पास अतीत के कुछ जीवंत स्मृतियाँ तो हैं ही, साथ ही काल की इस सीमा रेखा का अतिक्रमण कर संभावनापूर्ण भविष्य का एक स्वप्न भी है। यश को लगा कि उसे इस कैद के दिन का अपमान नहीं करना चाहिए। उसी ने उसके बीते दिनों को इतना मोहक बना दिया है और एक नई सुबह का सपना उसकी आंखों में भर दिया है। अनुभव के स्तर पर पहुंच जाने पर बहुत सी बातें आसान हो जाती हैं। यश भी दर्शन के स्तर पर पहुंच गया और एक दृढ़ आशा और विश्वास से मुट्ठियां कसकर बोला, सामना करूंगा इस चुनौती का। बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। चुनौतियों का सामना या चुनौतियों को ढोते रहना ही तो उसकी जिंदगी रही है। यह सच है कि यश के अपने जीवन के ठहराव की पीड़ा बड़ी विचलनकारी है, लेकिन अस्तित्व के लिए संघर्ष में जुटे और मौत से मुंह फिल होकर भी वो रात में दूर कहीं गाड़ी के जाने की आवाज़ सुनता है तो उसका मन आनंद और उल्लास से भर जाता है। उसे इस बात की प्रसन्नता होती है कि अभी भी जिंदगी
कहीं ऐसी है जो मुक्त है और जिसमें गतिशीलता है। कितना अच्छा लगता है एक ठहराव के बाहर जीवन के बहते रहने का आभास। वह कैद है तो क्या, और कैद के बाहर लोग चल फिर रहे हैं। यश का संकट आकस्मिक है। उसे बाढ़ की पूर्व सूचना न मिली हो तो यह बात नहीं, लेकिन यश के लिए सरकारी एजेंसियां इस हद तक अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं कि उनकी दी गई सूचना की सच्चाई पर उसे विश्वास नहीं होता। उसके सामने सवाल ये भी था कि इस अजनबी शहर में उसका ऐसा कौन है जिसके यहाँ ठहर कर वो संकट के इन दिनों को काट ले। फिर कई अन्य लोग भी तो वहीं ठहर गए थे। लेकिन यश जानता है कि ये सारी बातें तो निर्णय लेने की कष्टसाध्य स्थिति को टालने का बहाना मात्र थी। असलियत यह है कि उसे इस बात की आशंका ही नहीं थी कि बाढ़ अचानक इतना भयावह रूप ग्रहण कर लेगी। बाढ़ के रूप में मौत का इस तरह अचानक सामने आ जाना यश को भीतर तक झकझोर कर रख देता है, लेकिन साथ ही यह स्थिति उसे इस संकट पर सोचने के लिए मजबूर करती है जो अब तक उसके अस्तित्व की शर्त बना रहा। वस्तुतः यश का जीवन संकटों से मुंहफिल होते रहने का एक अंतहीन सिलसिला रहा है। यश का बाढ़ से घिरने का यह अनुभव देश की राजधानी दिल्ली के एक हिस्से मॉडल टाउन से संबंधित है, लेकिन लेखक महानगर के जीवन के बारे में अधिक ब्यौरे नहीं देता। केवल संकेतों से व्यंजना के द्वारा वह उस जीवन की कुछ विचलनकारी सच्चाइयों की ओर निर्देश भर करता चलता है। मसलन उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि बाढ़ में फंसे लोगों में से किसी को भी तैरना नहीं आता। सामने की छत पर एक बच्चा भूख से घंटों चीखता रहता है, लेकिन उसी छत पर प्राण रक्षा के लिए आश्रय लेने वाला व्यापारी दूध का डिब्बा नहीं निकालता। वो देखता है कि बाढ़ में भी कुछ लोग गाड़ी के ट्यूब की सहायता से आकर किसी चोपड़ा साहब को आवाज़ देते हैं और उनके पास रसद पहुंचा देते हैं। कौन है ये चोपड़ा साहब? उसे याद आता है तो स्मगलिंग करते हैं चोपड़ा साहब। हाँ, पहचानता है इन्हें। वस्तुतः चोपड़ा साहब को पहचानना जीवन की विसंगतियों को पहचानना है। वह अनुभव करता है कि चोपड़ा साहब अकेले नहीं हैं। नेता उनके साथ हैं, पुलिस उनके साथ है, न्याय उनके साथ है, सामाजिक इज्जत उनके साथ है। शहर की जिंदगी के यथार्थ को लेखक ने मूल कथा की पृष्ठभूमि के रूप में लिया है। जीवन का यह स्तर कथानक के केंद्रीय संवेदन का हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन लेखक चोपड़ा के बारे में दी गई सूचनाओं से जैसे अपनी कथाकृति के एक महत्वपूर्ण संवेदनात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर लेना चाहता है। उपन्यास का इस वक्तव्य को हम देखते हैं। चोपड़ा साहब अनेक रूपों में, छोटे रूप में, बड़े रूप में, पढ़े रूप में, बेपढ़े रूप में, गांव में, शहर में, कस्बे में, इन सबके लिए पैसा सत्य है, वही बड़ा है। शिक्षा, मूल्य सभी दो कौड़ी के हैं। यहाँ जीवन की एक विचलनकारी सच्चाई का उद्घाटन लेखक ने वर्णनात्मकता के स्तर पर किया है, लेकिन यह संभवतः लघु उपन्यास की रूपगत मर्यादा है। साथ ही अपने अनुभवों के सामान्यीकरण का अधिकार भी तो लेखक से नहीं छीना जा सकता। यह सामान्यीकरण रचना के लिए अहितकर तब हो जाता है जब जीवन के यथार्थ अनुभव के बीच से गुजरकर उन तक नहीं पहुंचा जाता। मिश्र जी जानते हैं कि जब अनुभव की जटिलता और संश्लिष्टता को दरकिनार कर सामान्यीकरणों पर पहुंचने की जल्दबाजी की जाती है तो वह प्रायः सरलीकरण के पर्याय बन जाते हैं। एक मित्र के साथ हुई चर्चा के संदर्भ में यश सोचता है, राजनीतिक
और दार्शनिक दोनों आदमी का सरलीकरण करके उसे राष्ट्रीय और सार्वभौम बना देते हैं, लेकिन उसे आदमी नहीं बना पाते। उन्हें पता नहीं आदमी की कितनी छोटी छोटी परतें होती हैं। भूख प्यास, सौंदर्य असौंदर्य, शक्ति अशक्ति, भाव विचार, असीम ससीम के कितने उलझे हुए रेशे उसमें तने हुए होते हैं, उसमें भी तानते रहते हैं। उपन्यासकार बाढ़ की घटना के द्वारा इस तथ्य को व्यंजित करता है कि मॉडल टाउन के आकस्मिक संकट से, उस संकट से जिसने यश के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा कर दिया है, वो संकट कतई कमतर नहीं है, जिसे वर्तमान व्यवस्था की असंगतियों ने हमारे सामने खड़ा कर दिया है। अतः लेखक ने दिल्ली में आई बाढ़ को आज की असंगतियों और अंतर विरोधों के उद्घाटन के लिए एक प्रस्थान बिंदु के रूप में ग्रहण किया है। दिल्ली की बाढ़ कथानायक यश की चेतना को उसके उन खेतों से जोड़ देती है जो राप्ती के कछार में पड़ते थे। इन्हीं खेतों को बार बार राप्ती अपने बाढ़ के पानी से आच्छादित कर लेती, लेकिन यश को मालूम है कि राप्ती के पानी से उबरने पर जब ये खेत नई जिंदगी के साथ लहरा उठते हैं। गांव में रहने वाला यश बाढ़ के संकट को समझे, यह तो स्वाभाविक ही है, लेकिन वह इस तथ्य से भी अवगत है कि बाढ़ से बड़ा इस सेठ का वही खाता है जिसमें एक बार जो चीज़ गई फिर उसमें से सिर नहीं निकाल सकी, उसके खेत भी सेठ के बही खाते में डूब गए। विरोधाभास ये है कि बाढ़ग्रस्त मॉडल टाउन एक समाचार बन गया है। रेडियो पर उसकी खबरें आती हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों की सहायता के लिए आसमान पर हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। डूबते हुए को बचाने, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पर सच ये है कि इस कार्रवाई में लापरवाही बरती जाती है। उसमें प्रचार और प्रदर्शन की भावना ही अधिक है। फिर भी हम आश्वस्त हो लेते हैं कि चलो देर सवेर ही सही इस संकट की नोटिस तो ली गई। लेकिन उस बाढ़ के विषय में सभी चुप हैं जो कछार के जीवन को तबाह किए हैं। इससे भी बड़ी चुप्पी इस बाढ़ के बारे में है जो सेठ के बही खाते से आती है। उसमें गरीब खेतीहरों के खेत ही नहीं डूबते, बल्कि उसे रोकने का प्रयत्न करने वाले बद्री भैया जैसे शक्तिशाली और संघर्षशील व्यक्ति भी डूब जाते हैं। उपन्यास की कथा संरचना के द्वारा लेखक सांकेतिक व्यंजना के सहारे इस तथ्य को बड़े रचनात्मक स्तर पर उभार सका है कि मॉडल टाउन के चोपड़ा साहब, गांव के सेठ चोकरदास और कस्बे के रघुनाथ ठेकेदार एक ही यथार्थ के अलग अलग चेहरे हैं।